क्या लिखा है। आगे देखिए, ब्रेल भाषा बनी कैसे, ब्रेल लिपि बनी कैसे। देखिए, फ्रांस में रहने वाला एक छोटा बच्चा था, 3 साल का वो बच्चा था, उसका नाम था लुई ब्रेल। वो कहाँ रहता था? फ्रांस में, और वो 3 साल का था। एक बार वो एक नुकीले औजार से खेल रहा था, तो खेलते खेलते वो औजार उसकी आँख में लग गया और उसकी आँख में चोट लग गई, जिससे उसकी आँखें खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। चोट इतनी गहरी लगी कि धीरे धीरे उसकी आँखों की रोशनी चली गई और उसे आँखों से दिखना भी बंद हो गया। उस लड़के का नाम क्या था? लुई ब्रेल। और वो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस देश का रहने वाला था वो। लेकिन वो पढ़ना चाहता था, उसकी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वो क्या करता था? वो पढ़ने के लिए नई नई तरकीबें, नए नए तरीके सोचता रहता था, खोजता रहता था। लेकिन एक दिन वो इसमें कामयाब भी हो गया। आखिर उसने ढूंढ ही लिया था एक तरीका जिससे हम छूकर पढ़ सकते हैं। तरीका ऐसा ढूंढा कि वो छू कर पढ़ने का तरीका था और छू करके हम पढ़ सकते थे। तो पढ़ने की यही विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। तो उसने क्या तरीका निकाला था? उसने एक ऐसा तरीका निकाला था कि अगर हम अक्षरों को इस तरह से लिखें जिन्हें हम छूकर पढ़ सकते हों, तो हम पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि छूकर पढ़ना आसान होता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। तो यही होती है ब्रेल भाषा। तो यहाँ पर देखिए, ये ए से लेकर के जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है, और ऊपर देखिए इनमें प्रत्येक में, जैसे ए है, ए में 6 बिंदु, देखिए 6 बिंदु है यहाँ पर, 6 में से एक को काला किया गया है। तो ब्रेल भाषा जो होती है वो 6 बिंदुओं पर ही आधारित होती है। इन 6 बिंदुओं के आधार पर ही अक्षरों को बनाया जाता है, इनके आधार पर ही भाषा को लिखा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आप समझ गए होंगे कि ब्रेल भाषा क्या है, ब्रेल भाषा कैसे बनी। ब्रेल भाषा 6 बिंदुओं पर आधारित है, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अक्षरों को बनाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। ये जो ब्रेल लिपि होती है, इस तरह की लिपि जो होती है, इसमें क्या करते हैं? इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर ये प्लेन है बिल्कुल, और आगे मान लीजिए यहाँ पर उभार लेकर के 2-4 चीज़ें यहाँ पर हमने रख दी हों, ये ऊपर उठी होंगी। तो जब आप अगर इस कागज़ को छुएंगे तो ये तो बिल्कुल प्लेन लगेगा, लेकिन अगर आप इनको छुएंगे तो ये आपको उभरी हुई दिखेंगी। तो आप इनको छू करके आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ये आपको याद रखना है। ये जो लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, ब्रेल भाषा में भी अब नए नए परिवर्तन हो गए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। और भी कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। संकेत होते हैं, इशारे होते हैं। मान लीजिए कोई आदमी सुन नहीं सकता, तो आप उसे इशारों इशारों में कुछ कहेंगे, क्योंकि वो आपकी बात तो सुनेगा नहीं, तो आप उसे इशारों में कुछ बात समझा सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? सांकेतिक भाषा होती है वो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर भी प्रसारित होते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये कुछ संकेत दिए गए हैं, ए से लेकर के तक, अंग्रेजी वर्णमाला में के तक ये कुछ संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। ए कैसे बनाना होता है, बी कैसे बनाना होता है, सी कैसे बनाना होता है, तो ये संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन संकेतों को भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानकारी के लिए बताई गई है। टीवी पर मूक बाधिर के लिए समाचार आते हैं। मूक बाधिर मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, उनके लिए समाचार आते हैं। और वो समाचार जानते हैं कैसे होते हैं? वो इशारों में ही बात करते हैं, संकेतों के द्वारा ही बात करते हैं। वहाँ पर अपनी बातों को संकेतों के द्वारा ही समझाया जाता है। देखो वहाँ बातों को किस प्रकार संकेतों द्वारा समझाया जाता है। आप उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को के बारे में दिया गया है। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में अनेक सफलताओं को हासिल किया है, अनेक मकामों को हासिल किया है। उन्होंने अपना नाम पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में भी अपना नाम कमाया है। अब देखते हैं कौन कौन यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 है सुधा चंद्रन। देखिए, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध
भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध जाने जाने वाली महिला हैं सुधा चंद्रन। एक दुर्घटना के कारण इनका एक पैर कट गया था, एक एक्सीडेंट में इनका पैर कट गया था। फिर इन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया था और कृत्रिम पैर लगवा करके इन्होंने नृत्य सीखा, नाचना सीखा और ये जो है भरतनाट्यम में प्रसिद्ध हो गई। तो आपको बताना है सुधा चंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम के लिए। इनके शरीर में क्या अक्षमता है? इनका एक पैर कट गया था लेकिन इन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया था, नकली पैर लगवाया था और फिर भी ये जो है उसी पैर की मदद से नृत्य करती हैं और इन्होंने नृत्य करके प्रसिद्धि पाई है। अब दूसरे हैं यहाँ पर रविंद्र जैन। रविंद्र जैन क्यों प्रसिद्ध हैं? देखिए, इन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता, आँखों से तो इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये संगीत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए। देखिए, ये लोग जो है शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को सामने नहीं आने दिया है। ये हारे नहीं, आगे बढ़ते रहे। यही हमें भी करना चाहिए। शारीरिक कमजोरी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, ये बात आपको मन में अच्छे से बैठा लेनी है। दूसरे हैं देखिए शरत गायकवाड़। शरत गायकवाड़ ये जो हैं इनका एक हाथ खराब है, लेकिन फिर भी ये जो है तैराकी के लिए जाने जाते हैं, तैराकी के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। शरत गायकवाड़ का एक हाथ खराब है, उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। अब ये है उन व्यक्तियों के नाम जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अंजू अपने भैया की ईमानदारी के बारे में बताती है, हमें ईमानदार होना चाहिए। अब अंजू क्या बताती है अपने भैया की ईमानदारी के बारे में? शाम को भैया बोले चलो मेला चले, अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर आए हुए हैं। भैया ने मेला घुमाया, हमने बहुत कुछ खाया पिया। मुंबई की भेलपुरी खाई। भेलपुरी वाले ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे लिए। हमने सोचा चलो पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपुरी वाले को बाकी पैसे भी दे दिए। हम आपस में खुसर फुसर कर रहे थे तो भैया ने समझाया कि नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या दुकान वाले ने आपसे कम पैसे ले लिए हों, जबकि उसे लेने ज़्यादा थे लेकिन गलती से कम पैसे ले लिए हों? तो क्या आपने उसको पैसे वापस किए हैं? अगर आपने वापस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे अंजू बताती है कि मेरे भैया कह रहे थे ईमानदार होने पर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम ईमानदार हैं तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब यहाँ पर चर्चा करने के लिए आपसे कहा गया है, अगर भैया कम पैसे देकर चले आते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते? आप इस बारे में क्या सोचते? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर हम ईमानदार हैं और मान लीजिए हम कहीं कोई सामान लेने जाते हैं, दुकान वाला हमसे कम पैसे ले लेता है गलती से, तो हमें उसके बाकी पैसे भी वापस कर देने चाहिए, क्योंकि इससे उसको नुकसान होगा और हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये पार्ट तो हमारा पूरा हो गया है। अब इस पार्ट के प्रश्नोत्तर की बात है। इस पार्ट के जो प्रश्नोत्तर हैं उस प्रश्नोत्तर का वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप प्रश्नोत्तर वाला वीडियो भी यहाँ से देख करके प्रश्नोत्तर को कर लेना। तो इस पार्ट को हमने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।